एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी। हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हम बहुत ही एक तरीके से मान के चलते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडिया की जो मोस्ट ऑफ कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ 60% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सबको पता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है, तो यहां पर हम जो बात करेंगे, यहां पर खेती की बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे, तो ये एक जो पहली बात तो यही आती है कि एग्रीकल्चर जो है ये वर्ड जो ड्राइव कहां से हुआ है, ओरिजिन कहां से हुआ है इसका। तो मैं आपको बताता हूं, जो एग्रीकल्चर है वो आपके टू वर्ड्स हैं, एगर है एक तो एगर और एक है कल्चर। तो ये दो वर्ड हैं और दोनों ही क्या हैं, लैटिन भाषा से लिए हुए हैं। क्या क्या है, एगर और कल्चर। एगर का मतलब होता है लैंड यानी कि भूमि, ठीक है, और कल्चर का मतलब होता है जो खेती करने की जो हम बात करते हैं कि खेती किस पे की जाती है, भूमि भी की जाती है। ठीक है, तो ये एक फील्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, खेत भी। ओके, तो यहां पर कल्चर का मतलब खेती करना, कहां पर, जमीन के ऊपर। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो एगर और कल्चर दो शब्द हैं, लैटिन भाषा से लिए हुए हैं, जिससे बनकर के क्या बना है, एग्रीकल्चर हमने माना है। ओके, अब ये तो ठीक है, हमने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जाना कि एग्रीकल्चर जो है ये है क्या। अब हम बात करेंगे भी इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है एग्रीकल्चर की। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज ए साइंस एंड आर्ट, किसके लिए, ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट एंड लाइव स्टॉक। हम यहां पर ये चीजें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस चीज है भाई, इज ए साइंस एंड आर्ट किसका भाई, कल्टीवेटिंग किसका, ऑफ, क्या बताया मैंने यहां पर, प्लांटिंग एंड लाइव स्टॉक, पशुपालन। ठीक है, लाइव स्टॉक, यहां पर आप लोग इसको लिख सकते हैं कि क्या है कि जो खेती है वो एक कला भी है। किसकी कला है, विज्ञान भी है और एक कला भी है कि खेती करना, पौधों की खेती, पौधों को एक तरीके से उगाना और पशुपालन करना। ठीक है, ये सारा कुछ शामिल आता है खेती के अंदर। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ प्लांटेशन का ही काम करना है, क्योंकि प्लांट के ऊपर डिपेंड कौन कौन रहता है, वो सारे क्या एग्रीकल्चर के ऊपर ही तो बेस्ड है ना। तो कौन है, पशुपालन क्या करते हैं, क्या खाते हैं, हरा चारा खाते हैं, या फिर जो भी सूखा है, जैसे अब हमारा भूसा हो सकता है किसी भी क्रॉप का, तो वो खाते हैं ना। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो टोटल कहां से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है, एक चीज यहां पर ये आएगी कि एग्रीकल्चर इज ए की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, एग्रीकल्चर इज ए की ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो मानव सभ्यता है उसका जीवन का एक तरीके से आधार भी है, किसके, विकास का, मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी कृषि रहा है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं, डेफिनेशन यहां पर रिपीट कर देता हूं, एग्रीकल्चर इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, प्लांटिंग एंड लाइव स्टॉक। ओके, सेकेंड, एग्रीकल्चर इज ए की ऑफ डेवलपमेंट, किस के लिए भाई, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के विकास की एक कुंजी भी माना गया है एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर दो शब्द हैं, किस भाषा से लिए गए हैं, एगर और कल्चर, किससे लिए हुए हैं, लैटिन भाषा से लिए हुए। यहां पर मैंने आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आपको बताए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इनसे पूछ लिया जाता है, या अगर नहीं पूछता, अगर आपसे इंट्रोडक्शन की बात करता है तब आपने ये चीजें वहां पर बतानी पड़ती हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर होता क्या क्या है, यानी कि टाइप बात करेंगे, यहां पर हम टाइप्स ऑफ बात करेंगे, यानी कि जैसे कि भी कौन कौन से तरीके से यहां पर खेती की जाती है, उस चीज की हम यहां पर बात करेंगे। पहली बात तो एक तो मैं यह बता देता हूं कि एग्रीकल्चर है क्या, इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों है प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि देखो सबसे पहले जो काम होता है ना वो यहीं पे होता है, उसके बाद अनाज निकलता है, फिर वो बेचता है, या बेचने के बाद में जो इंडस्ट्री लगाई हुई है वो उस पे ऊपर काम करते हैं और डिफरेंट टाइप के जो वो अपने
प्रोडक्शन है वो करते हैं, जैसे कि चना है, चने से दाल बनाई, दाल से बेसन बनाया, या हो सकता है और भी दूसरे वो कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। तो वो जो एक तरीके से सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी वहां पर आती जाएंगी। लेकिन पहला क्या है, प्राथमिक क्रियाएं हैं, कौन सी है, एग्रीकल्चर है, जिसमें सीधा मानव यहां पर काम करता है। ओके, यहां पर मैं अब लिखूंगा यहां पर मोर देन 60%, ठीक है, मोर देन 60% ऑफ या 60% पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेज। ओके, यानी कि भारत के अंदर हम बात करें तो 60% से भी ज्यादा कह सकते हैं हम, ठीक है, 60% लोग या जनसंख्या क्या करती है, खेती से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी तरीके से डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है भाई, देखो डायरेक्टली का मतलब ये भी एक किसान है, उसकी जमीन है, वो यहां पर खेती करता है, वो डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब ये भी, ये तो इसकी जमीन थी खुद की, अब एक आदमी आता है और वो इसकी जमीन को किराए पे लेता है और वो खेती करता है, वो इसके पास जमीन नहीं है, तो इनडायरेक्टली कैसे भी हो। या एक आदमी आता है जो कि इसके ऊपर जब क्रॉप एक तरीके से हार्वेस्टिंग का जब टाइम होता है तो लेबर आती है और यहाँ पर काम करने के लिए आती है, क्योंकि उसके पास वो यहाँ से ही अपनी एक तरीके से जीवन का आधार उसका यहाँ पर ही टिका हुआ है, तो वो खेती के लिए अपनी जीवन यापन के लिए इसके पास आता है ना, तो उसके लिए भी क्या हुआ, बेस यही हुआ। तीसरा, जब ये निकाल लेता है तो कुछ लोग इसका ना एक तरीके से ट्रेड भी करते हैं, व्यापार करते हैं, जैसे कि इसने कॉटन निकाल लिया फार्मर ने, तो कॉटन लेने वाला कौन है, वो फिर आगे जाकर के सेल करेगा, वो वहां पर आगे इंडस्ट्री में जाएगी, डिफरेंट जैसे भी उससे और पता नहीं क्या क्या बनेगा, कॉटन टेक्सटाइल मिल में जाएगा, कपड़े बनेंगे, तो हम लोग देखते हैं सारा, है ना। तो एक चीज के ऊपर बहुत सारी चीजें यहां पर टिकी हुई है, इसलिए हमने कहा है कि इंडिया में 60% या मोर देन 60% पीपल या पॉपुलेशन आर इंगेज्ड किसमें, ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेज, ठीक है, यहां तक क्लियर। ओके, अब मैं बात करूंगा यहां पर कि खेती के बारे में पता चल गया, इतनी महत्वपूर्ण है, सबको पता है। और दूसरी बात क्या करती है भाई, प्रोडक्शन देती है, प्रोडक्शन, ठीक है, फूड फॉर कंजप्शन इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही ज्यादा, है ना, ठीक है। तो ये हमारा कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन यानी कि जो खाने हमारे लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हमें पता है, ठीक है। अब हालांकि थोड़ी सी एग्रीकल्चर के हालात ठीक नहीं है, ठीक है, किसान जो हो लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से घाटे का सौदा बनता जा रहा है खेती, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर भी हैं और भी दूसरी चीजें हैं जो कि वहां पर दिक्कत पैदा हो गई है, ठीक है। और दूसरी क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है भाई, ये एग्रीकल्चर क्या करता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चा माल देता है ना। कैसे, मान लीजिए भी किसी एक ने गन्ना लगा रखा है यहां पर, इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर, ये कोई पॉलीगॉन है, यहां पर इस एरिया के अंदर बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है, किसकी, शुगर केन, यानी कि गन्ना बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या हुआ, देखा कि भी सारे फार्मर गन्ने की खेती करते हैं, तो यहां पर है ना गवर्नमेंट या क्या कर देगी, यहां पर एस्टेब्लिश कर देगी, या फिर कोई भी बाहर की कोई भी ऐसी मिल लगा देंगे यहां पर, गन्ना मिल, यानी जिसमें गन्ने यहां पर आएंगे, किसान फार्मर यहां पर लेके आएगा, यहां से प्रोडक्शन उसका चेंज होगा, चीनी बनेगी, गुड़ बनेगा, खांड है, शक्कर है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो एक तरीके से ये किसके, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया ना इसने। अगर यहां पर होता बाजरा और इसने गन्ने की मिल लगा दी तो क्या टिक पाएगा, ये इंडस्ट्री नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इसको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा, ऐसा, ठीक है। तो इसलिए अगर यहां पर दूसरी और भी कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है इस तरीके से, ठीक है, या फिर यहां पर कोई मिनरल्स हो सकता है, तो मिनरल्स वाली यहां पर इंडस्ट्री लगेगी। तो यहां पर हमने ये चीजें जाननी जरूरी है। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, कच्चा माल देता है, कौन, एग्रीकल्चर, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, बात करेंगे टाइप्स, एग्रीकल्चर के टाइप कौन कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है भाई, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, समझ गए, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर खेती के प्रकार कौन कौन से हैं, सिंपल है, आपको जानना जरूरी भी है, ठीक है। अगर आपसे आपके पेरेंट्स पूछेंगे तो आप, अगर आपने पढ़ा है तो बता देंगे, और आपका इंटरेस्ट भी बनेगा जब आपसे वो बातें करेंगे तो ऐसी, ठीक है, इसलिए जरूरी है।
टाइप्स की मैं बात करूंगा, 3 प्रकार की यहां पर एक तरीके से हमने मानी है। पहला नंबर 1 प्रीमेटिव 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 सबसिस्टेंस प्रीमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, अब मैं दोबारा बता देता हूं, प्रीमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। मैं बताऊंगा एक एक के बारे में आपको, डोंट वरी। कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, ये तीनों ही नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। ओके, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, पहली, यानी कि जो पुराने ढंग से खेती की जाती है यहां पर, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इनकम के लिए काम नहीं करते, वो अपनी फैमिली का काम चल जाए किसी न किसी तरीके से, उनका पेट भर जाए, समझ गए। तो यहां पर और कोई ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी यहां पर यूज नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि आज जो खेती में जो यूज करते हैं ट्रैक्टर, थ्रेसिंग का जो है, या और दूसरी जो चीजें हैं वो यहां पर यूज नहीं होती हैं। यहां पर पुराने तरीके से काम होता है, यानी कि पारंपरिक खेती यहां पर की जाती है। वैसे ही यहां पर इंस्ट्रूमेंट या जो भी एक तरीके से उनके काम करने के जो होते हैं वो यहां पर यूज करते हैं, जैसे कि हल हो गया, लकड़ी हो गया, या इस तरीके की बातें इसके अंदर आएंगी, बताऊंगा। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ओके। तीसरे नंबर पे है कॉमर्शियल फार्मिंग। ये 3 प्रकार की यहां पर इंडिया के अंदर हमने एग्रीकल्चर के टाइप्स माने हैं। अब मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताता चलूंगा, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। ओके, तो पहली क्या है, प्राइमरी की जो प्राइमरी सबसिस्टेंस, लिख देता हूं भाई, प्राइमरी सबसिस्टेंस फार्मिंग, शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ जाना। ओके, प्राइमरी यानी कि पुराने तरीके से जो खेती की जाती है वो क्या है भाई हमारी, या पारंपरिक जो तरीके से खेती की गई है वो क्या है, वो है आपकी प्रीमिटिव एग्रीकल्चर, या प्रीमिटिव आप कह सकते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आती है कि जो प्रीमिटिव है इसके अंदर और क्या क्या होता है प्रीमिटिव के अंदर, यानी कि जो टूल होंगे, जो टूल की मैंने बात की थी, प्रीमिटिव टूल्स का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि हल हो गया, लकड़ी हो गई, इस तरीके के जो वेपन्स हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं वो इसके अंदर यूज होंगे। और क्या करेगी इसके अंदर, पूरी फैमिली काम करेगी इसके अंदर, या फिर कम्युनिटी भी लिख सकते हो, फैमिली और कम्युनिटी, यानी कि जितने भी जो लोग हैं घर पे वो सारे काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर और क्या चीज बचती है भाई, ये ऐसी क्रॉप्स तैयार करते हैं, जो ऐसा उत्पादन, जो प्रोडक्ट्स लेते हैं जिससे कि इनका काम चले, यानी कि खाद्य जो फसलें हैं उनको ज्यादा ये लेते हैं, या कह सकते हैं प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स, यानी कि जो खाने वाली जो फसलें हैं उनको ज्यादा ये उगाते हैं। क्यों उगाते हैं, क्योंकि पता है भाई इनका काम नहीं चलना, इनको ज्यादा इनके पास में लैंड होती है, ठीक है। स्मॉल पैचेज पे ये काम करते हैं, छोटी जमीन के ऊपर ये काम करते हैं, ज्यादा लोग होते हैं इसलिए, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा प्रीमिटिव एग्रीकल्चर जो प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं एक क्रॉप पैटर्न है स्लैश एंड बर्न का। स्लैश एंड बर्न इंपॉर्टेंट है भाई, स्लैश एंड बर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। स्लैश एंड बर्न का मतलब है काटना और फिर जलाना, यानी काटना जलाना क्या है कि जैसे इसके अंदर क्या होता है कि वो किसी एरिया के अंदर है ना, बहुत ज्यादा जंगल है, ट्री है बहुत ज्यादा, ठीक है। खेती करने के लिए यहां पर आते हैं, जमीन वैसे प्लेन नहीं है क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर ट्री है, तो ये लोग क्या करेंगे, वहां पर आएंगे और क्या करेंगे, वहां पर लैंड को प्लेन करने के लिए, ये लैंड को एक तरीके से शोविंग के लिए या सीड उसमें उगाने के लिए क्या करते हैं, ये इसको काट देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, उसको आग लगा देंगे, या फिर ठीक है, तो यानी कहीं पर काटेंगे कहीं पर जला देंगे, और वो जो राख बनी है जलने के बाद में उसी के ऊपर क्या करेंगे, वो सोयल एक तरीके से बन गई, उसी के ऊपर वो लोग खेती करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है।
एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ये एग्रीकल्चर पैटर्न कैसा है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पैटर्न है, इंपॉर्टेंट है भाई, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सॉरी देख लेना, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब है स्थानांतरण खेती करना। जैसे कि ये लोग क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर आए, पेड़ काटे, जलाए और उसके जो राख बने उसी के ऊपर उन्होंने कुछ दिन के लिए खेती की। जैसे जैसे यहां पर सोयल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाएगी, तो ये इस जमीन को छोड़ करके इस वाले रीजन के अंदर आ जाएंगे या किसी दूसरे एरिया में चले जाएंगे, जहां पर वो ऐसे ही काम करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, जलाएंगे, राख पर खेती करेंगे, ठीक है। यानी कि यहां से माइग्रेट, स्थानांतरण हो गए ना, शिफ्ट हो गए ना, यहां से इस एरिया से शिफ्ट हो गए। कब शिफ्ट हुए, जब इस सोयल की फर्टिलिटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। ओके, अब इसके ना बहुत सारे नाम भी हैं कि भाई वर्ल्ड के अंदर देखें या इंडिया के अंदर देखें तो अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। किसको, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को या स्लैश एंड बर्न वाला जो पैटर्न है इसको, ठीक है। तो मैं यहां पर एक लिस्ट आपको दिखा रहा हूं कि वर्ल्ड में किस किस नाम से इसको जाना जाता है। किसको, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। देखिए यहां पर है मिल्पा मैक्सिको, और एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये आप लोग लिस्ट देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, इनको इंपॉर्टेंट है पेपर में, ठीक है। ओके, वियतनाम भी इसके अंदर है नीचे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ये देखिए कि भारत के अंदर भी इसको बहुत से नामों से जाना जाता है, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो जो झूमिंग, स्लैश एंड बर्न एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज कॉल्ड इन इंडिया झूमिंग, क्या नाम है, लिख देता हूं भाई, झूमिंग या झूम खेती, सॉरी झूम लिख देता हूं, झूम खेती कहां पर की जाती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके, या फिर वेस्ट का जो बंगाल का जो नॉर्थ पार्ट है उसके अंदर भी ये खेती की जाती है, ठीक है। तो झूमिंग नाम है, हमारे इंडिया के अंदर उसका क्या नाम है, झूमिंग। ओके, इंडिया में और क्या किस किस नाम से जाने जाते हैं ये भी लिस्ट एक बार देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। झूमिंग को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, झूमिंग तो 101% किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा। झूमिंग अगर आपको पता चल गया तो आप लोग इससे अंदाजा लगा लेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है और स्लैश एंड बर्न तरीके से यहां पर लोग खेती करते हैं, ठीक है। ओके, यस। अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरी जो एग्रीकल्चर टाइप है हमारे पास में वो क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसकी हम बात यहां पर करेंगे। तो जो इसके अंदर है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो स्लैश एंड बर्न वाला था भाई, वो है ना बहुत बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है और पूछेगा, श्योर बता रहा हूं आपको, ठीक है। और दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा एरिया बड़ा हो जाता है पहले की तरह, यानी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के अंदर क्या था, एरिया कैसा था, कम था और लोग क्या थे, ज्यादा काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अब जो एरिया है यानी एग्रीकल्चर का जो लैंड एरिया है वो क्या हो गया है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और क्या करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई हम कह सकते हैं, ठीक है। हाई किसके लिए करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, उस प्रेशर के कारण क्या है, हो सकता है भी जैसे कि लैंड जो है भाई आगे चल करके हम देखेंगे लैंड का साइज तो बढ़ने वाला है नहीं, पॉपुलेशन लगातार एक तरीके से बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, तो बहुत सारी टेक्निक भी यूज करेंगे। तो यहां पर भी हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बायोकेमिकल्स डाले जाते हैं, इनपुट्स, कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं इंटेंसिव इरिगेशन का मतलब है, एक तो लिख देता हूं यहां पर हैवी टेक्निक या हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। और क्या की जाती है, लेबर भी ज्यादा होती है, लेबर, और क्या होती है भाई इसके अंदर मैंने बताया था, इसके अंदर है यानी कि एरिया जो हो वो कैसा होता है, एरिया ऑफ, हम कह सकते हैं प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, यानी कि लैंड का जो एरिया है वो भी ज्यादा हो जाता है, लैंड एरिया ज्यादा हो जाएगा। और क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव होगी इसके ऊपर, लेबर इंटेंसिव, सॉरी यहां पर लिख देता हूं लेबर इंटेंसिव। और क्या होगा भाई, इरिगेशन, कैसी, इंटेंसिव इरिगेशन,
मतलब क्या है, इसकी अंदाजा लगा सकते हैं ये खेती कैसी है। कैसी खेती है, जैसे कि हम लोग पैडी लगाते हैं, धान लगाते हैं ना, तो धान लगाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती है फार्मर को। अब एक आदमी नहीं कर सकता सारे काम इसके अंदर, अगर वो ऐसी खेती करता है तो डेंस है ना। अब इसमें क्या करेगा, पहले तो वो अपना बीज तैयार करेगा, ठीक है, उसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं कर लेगा। इसके बाद उसको उखाड़ेगा कैसे, अकेला थोड़ा लगा देगा पूरे एक एकड़ के अंदर, है ना, तो बहुत सारी उसकी जमीन भी हो सकती है। तो वो क्या करेगा, यहां पर लेबर को लेके आएगा और इस खेत में वो भरे हुए पानी के अंदर उसको लगवाने के लिए कहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंटेंसिव यहां पर लेबर हो गई, और इंटेंसिव इरिगेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर। धान है, गेहूं है, या और दूसरी क्रॉप हो सकती हैं जिसके अंदर क्या है, इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर बारिश होती है तो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी अगर बारिश नहीं होती तो ट्यूबवेल से या जो भी कैनाल सिस्टम यूज करते हैं वो यहां पर करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे इंटेंसिव इरिगेशन, यानी बहुत गहन सिंचाई यहां पर खेती में की जाती है। किसके लिए, बहुत ज्यादा उत्पादन के लिए, हायर प्रोडक्शन के लिए। अगर ये काम आप नहीं करोगे तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, काम नहीं चलेगा। ओके, इसके बारे में यही चीजें थी, इंटेंसिव के बारे में समझ गए, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पेपर के अंदर, लिख लो, पूछेगा डिफरेंस बताओ, है ना, डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में है ना आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मैं यहां पर ना आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग नोट डाउन करते चलिए भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। इनके अंतर क्या है, आप लोग अब जो चीजें मैंने आपको बताई, बहुत सारी चीजें आपको याद भी हो गई होंगी, नहीं हुई तो ये रिपीट करने का एक मौका है इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, डिफरेंस बताना। पहले प्रिमिटिव की बात करेंगे। प्रिमिटिव के अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे भी, स्मॉल पैचेज के ऊपर ये काम होता है, यानी लैंड का है, स्मॉल पैचेज के ऊपर ये काम होता है, ठीक है। स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। जबकि उसके अंदर क्या होता है, बिगर एंड लैंड होल्डिंग की बात करेंगे। इसके अंदर क्या था, स्मॉल पैच, ठीक है, स्मॉल पैचेज के ऊपर होती है, यानी छोटा दायरा होता है। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर लार्ज एंड बिगर भी कर सकते हो आप, बिगर एंड लैंड होल्डिंग, ठीक है। तो ये यहां पर एक पहला पॉइंट है। दूसरा, यहां पर क्या होता है, यहां पर पुराने यंत्र काम की या पुराने जो खेती के जो तरीके हैं वही अपनाए जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, हाई टेक्नोलॉजी का यूज होगा। हाई टेक्नोलॉजी लिख देता हूं भाई, हाई टेक्नोलॉजी का पता था मैंने आपको, है ना, हाई टेक्नोलॉजी। अब हाई टेक्नोलॉजी में क्या होगा भाई, यहां पर देखो, हाई HYV, ये इंपॉर्टेंट है भाई, HYV बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, बता देता हूं। हाई यील्ड वैरायटी, किसकी, सीड की। अब बीज क्या होता है, देखो एक बीज ऐसा होता है जिसको ये मान के चलोगे भी उसके ना 10 ही वो निकलेंगे, 10 ही उसकी ब्रांचेज निकलेंगी, लेकिन एक बीज ऐसा होता है जिसको अगर ठीक से पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर या इरिगेशन ठीक ठाक ढंग से मिले तो वो कम से कम हो सकता है बहुत बड़ा दायरा उसका हो जाता है, यानी प्रोडक्शन किसका ज्यादा हुआ, हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड का होगा ना। तो इस तरीके से यहां पर कैसे बीज यूज किए जाते हैं, हाई यील्ड वैरायटी, यानी कि बहुत ज्यादा गुणवत्ता वाले, ठीक है, वैसे बीज यहां पर यूज में प्रयोग किए जाते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, और हम बात करें तो पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, यहां पर बीमारी आती है भाई, ऐसे बीज जब डालेंगे तो बीमारी भी आएंगे, श्योर होता है ना, पेस्टिसाइड। और क्या होता है, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा काम नहीं करते, ये अपना फिर भी वही करते हैं, गोबर की खाद हो गई या और कोई तरीका अपना लिया, तो ऐसे तरीके से ये लोग काम करते हैं। स्लैश एंड बर्न में मैंने बताया था, पेड़ काट दिए, जला दिए, राख जो बनी उसी पे खेती कर ली, है ना। तो ये लोग ऐसा काम करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर महंगे बीज होंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी की वैरायटी होगी सीड की, ठीक है। और क्या होगा, पेस्टिसाइड डालेंगे, यानी कि बहुत एक तरीके से विषैले कह सकते हैं। और यहां पर क्या, फर्टिलाइजर भी डालेंगे। फर्टिलाइजर जैसे कि हम गेहूं में देखते हैं, धान में देखते हैं, तो क्या करते हैं फार्मर, मैंने आपको सोइल वाले चैप्टर में बताया था कि मोस्टली इंडिया की जो सोइल है वहां पर उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए क्या काम में लाया जाएगा, तो यूरिया डालते हैं ना, यूरिया, ठीक है, क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं सभी।
है ना, और कोई फार्मर तो बहुत ज्यादा ही डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे सोइल की फर्टिलिटी कमजोर हो जाएगी और बहुत ज्यादा एक तरीके से नुकसान हो जाएगा भाई। प्रिमिटिव के अंदर किस पे करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड ऑन नेचुरल, या हम कह सकते हैं ये किसके ऊपर होगा, डिपेंड ऑन मानसून। इंडिया की बात करेंगे तो ठीक है, भारत के अंदर ये डिपेंड किसके ऊपर है, ऑन मानसून, मानसूनल रेनफॉल, ठीक है, यानी कि मानसून आएगी तभी यहां पर खेती होगी, या और दूसरे वैसे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, या और कोई दूसरे साइक्लोन आ गए, या कोई और फिनोमिना बन गया जिससे रेनफॉल होती है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी नेचर के ऊपर डिपेंड है टोटली। जबकि ये क्या काम करते हैं भाई, धान लगा लिया, अब बारिश के ऊपर थोड़ी ये टिकेगा, जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर धान नहीं होगा, ये श्योर है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यहां पर कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम होगा, या और दूसरा कोई ना कोई इरिगेशन का सिस्टम यहां पर होगा मीडियम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर से इरिगेट करेगा इस खेत को और अच्छे प्रोडक्शन यहां पर ले लेगा। तो यहां पर आपने ये लिखना है इसके कंपैरिजन में कि यहां पर, या आप कह सकते हैं इंसेंटिव, इंटेंसिव क्या होती है यहाँ पर, ये होता है कि इरिगेशन का पैटर्न होता है, फर्टिलाइजर वगैरह डाले जाते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे हो गए, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है, लेकिन समझना जरूर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और खेती का तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो मोस्टली जो है हमारे रिलेटिव वो क्या करते हैं भाई, एग्रीकल्चर से रिलेट हैं, ठीक है। और इंडिया का एक तरीके से कह सकते हैं किसान अगर काम नहीं करेगा तो भाई देश का पेट कौन भरेगा, है ना। तो किसान को काम करना पड़ता है और बहुत मुश्किल होती है, इतना इजी नहीं है खेती करना, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हैं या और भी उसको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, ठीक है, फसलों के दाम गिर गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करता है, खेती करता है, ठीक है, और देश का काम भी चलाता है। अब हम बात करेंगे, लास्ट है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लो, इसके अंदर जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक है ये खेती, पूरी तरीके से कैसी खेती है, व्यापारिक है, यानी कि इसके अंदर जो काम करेगा ना वो सिर्फ इनकम के लिए काम करेगा भाई, वहां पर अपना और एक तरीके से थोड़ा बहुत उसने सेल करने के लिए काम किया था, लेकिन यहां तो टोटली इनकम की बात करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि हम कहेंगे डन मोस्टली फॉर प्रॉफिट, इसके लिए डन मोस्टली फॉर प्रॉफिट, लिख लो भाई ये बात, ज्यादातर हमने किसके लिए, लाभ के लिए खेती करते हैं ज्यादातर लोग, इसमें किसमें, कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर। दूसरा, ये जो एग्रीकल्चर है ये क्या करेंगे भाई, ये प्रैक्टिस होगी, ये हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पे काम करेंगे, यहां पर प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल, यानी कि लार्ज स्केल बड़े एरिया के ऊपर इसके ऊपर हम काम करेंगे, ओके। तीसरी बात, अगली बात इसके अंदर होगी, जब ऐसा काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो भाई इसके अंदर है ना इरिगेशन भी जो हो ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटी होनी जरूरी है, ठीक है। अगला, यहां पर फर्टिलाइजर भी डालने पड़ेंगे भाई, फिर तो है ना, फर्टिलाइजर भी डालने ही पड़ेंगे, पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे, इंसेक्टिसाइड डालने पड़ेंगे, और क्या होगा, हाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसा करने पड़ेगा, हाई टेक्नोलॉजी, क्या क्या होगा भाई, जैसे जिसके अंदर थ्रेसिंग है ना, और भी दूसरी जो चीजें हैं, जैसे कि आपके हमारे उस टाइम पर हार्वेस्टिंग के टाइम पे जैसे कि कंबाइन आती हैं, तो ये सब चीजें क्या है, इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्न गुड, हम इसको कहेंगे टेक्नोलॉजी टू अर्न, ठीक है, गुड इनकम, किसके लिए भाई, हमारे लिए पैसा कमाना है। तो ऐसी खेती को क्या कहेंगे, ऐसी खेती को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉमर्शियल फार्मिंग या व्यापारिक खेती, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि जो कॉमर्शियल फार्मिंग है उसको हम बोलते हैं व्यापारिक खेती, ओके। ये ज्यादातर लाभ के लिए की जाती है, बड़े क्षेत्र पे की जाती है, ठीक है, और बहुत सारे खाद और हाई यील्ड वैरायटी इसके अंदर डाली जाती हैं, और क्या होता है, इसके ऊपर हाई टेक्नोलॉजी भी यहां पर यूज की जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं इसके कुछ फीचर हैं, इसके वो फीचर कौन कौन से, वो लिख लो, फीचर ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, लिख लो, पॉइंट डाल लो, फीचर ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग,
ठीक है, लिख लिया है ना। फीचर क्या है भाई इसके? पहली बात तो ये है, हम कहेंगे लार्ज स्केल पे काम हुआ। लार्ज, वही पॉइंटर लिख लो, लार्ज स्केल यानी कि बड़े एरिया के ऊपर काम किया जाएगा। लैंड की बात कर रहे हैं ना यहां पर, है ना, लार्ज लैंड स्केल की बात करेंगे। दूसरा यूज ऑफ, वही है हाई लेवल ऑफ, हम कहेंगे इनपुट्स, यूज ऑफ हाई लेवल इनपुट्स। इनपुट का मतलब समझ गए, यानी इनपुट और आउटपुट दो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, अगर उसकी बात करें तो, ठीक है। तो इनपुट में क्या होता है, हम कोई चीज उसके अंदर डालते हैं, और आउटपुट क्या होता है, जैसे कि प्रिंट निकल के बाहर आ गया है ना, जैसे कि हमने कोई गाना सुनना है, उसको हम डालते हैं और फिर वो गाना बजेगा, स्पीकर से आवाज आएगी, है ना। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इसी तरीके से हमने क्या करते हैं इसके ऊपर, यूज ऑफ हाई लेवल इनपुट का हम यहां पर यूज करते हैं। और क्या होता है, हाई यील्ड वैरायटी, वो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। गुड इरिगेशन, फर्टिलाइजर, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर कर ली हैं। अगला नेक्स्ट है, और हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि लास्ट ही मान के चलें इसको, तो वो है प्लांटिंग यानी प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि पता चल गया भाई प्लांट पौधरोपण, है ना, ऐसी खेती करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, ऐसी जो खेती होगी ना, वो रॉ मटेरियल देने वाली होगी। पहली बात, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएगी फॉर वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, है, ठीक है ना। तो इसकी फीचर मैं लिख देता हूं, यानी कि रॉ मटेरियल, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, लिख लो, रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। यानी खेती के ऊपर जो उद्योग जो टिके हुए हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा। कौन सी खेती बोलते हैं उसको, प्लांटेशन, यानी कि पौधरोपण वाला जो स्टाइल होता है उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक, ओके। दूसरा इसके अंदर क्या होगा, यानी ओनली सिंगल क्रॉप, यानी सिंगल क्रॉप होगी ये, ओनली सिंगल, SINGLE, सिंगल क्रॉप, ठीक है। यानी कि सिंगल क्रॉप होगी, ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। भाई किसी को राइटिंग समझ में ना आए ना थोड़ा सा, तो मैं बोल रहा हूं ना, उसको सुन लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट पास हो जाता, हो सकता है यहाँ पर दिक्कत आ भी जाए ऐसी, तो ऐसा अन्यथा मत लेना, ठीक है। तो ओनली सिंगल क्रॉप, यहां पर क्या लिखा मैंने, सिंगल क्रॉप ग्रोन और लार्ज स्केल, यानी एक ही प्रकार की खेती होती है मोस्टली। यानी कि किसी ने अगर कॉफी लगा दी ना, तो कॉफी ही होगी वहां पर ज्यादातर उस खेत में। किसी ने अगर टी लगा दी ना, टी का प्लांट लगा दिया ना, तो वहां पर टी प्लांटेशन ही होगी। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक, इसलिए बताया था। अब फॉर एग्जांपल के लिए ये लिख भी सकते हो आप, टी है, टी कहां पे होती है मोस्टली, आसाम में होती है। कॉफी कहां पे होती है, कर्नाटका, मोस्ट ज्यादातर बता रहा हूं, कर्नाटका, ठीक है। ये वाले एग्जांपल इसके आप सेट कर सकते हो। अब इसके लिए जरूरी और क्या क्या चीजें होती है, तो आपने खेती की बता दी भाई, इसके लिए ये करना है, ठीक है। अब हमने एक बात की थी यहाँ पर, प्लांटिंग जो हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न है उसके ऊपर टाइप्स है, उसमें हमने ये बात की थी कि भी ये चीजें होनी चाहिए, और ये है ना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, की थी ना बातें हमने पहले ही। तो यहां पर क्या चीजें होनी चाहिए, पहली बात तो गुड नेटवर्क, लिख देता हूं यहां पर, गुड नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, फॉर इंडस्ट्री या रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए, ठीक, पहली बात। दूसरा गुड नेटवर्क हो गया, गुड कम्युनिकेशन, ये वाली बातें आ गई, यानी कि अच्छा वहां पर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जो मार्केट है ना, मार्केट, ये भी नजदीक और आराम से वहां पर सामान पहुंच जाए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी लोकेशन, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये वेरी करते हैं
प्लांटेशन या प्लांटिंग फार्मिंग को, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर पैटर्न, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर लास्ट है हमारा कि एग्रीकल्चर जो है वो पैटर्न क्या है। तो एग्रीकल्चर पैटर्न मैं लिख देता हूं यहां पर, एग्रीकल्चर पैटर्न ये कौन कौन सा है भाई इंडिया के अंदर हम बात करें। पहली बात तो ध्यान से सुनो कि एग्रीकल्चर प्लान यहां पर इसकी पैटर्न की बात की गई है, तो किस पे डिपेंड होगा ये, यहां पर वहां पर एनवायरमेंट कैसा है, यानी वहां पर कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, सोइल कैसी है, वहां पर रेनफॉल का तरीका कैसा है, वहां पर क्या है मीडियम, वहां पर रेनफॉल का अगर ज्यादा होती है या फिर बारिश के ऊपर डिपेंड है तो दिक्कत है ना। तो वैसे ही क्रॉप पैटर्न वहां पर होगा, ठीक है। या फिर सीजन कैसे हैं, गर्मी है, सर्दी है, या फिर कुछ ऐसा महीना था जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होता है ना। या फिर क्रॉप का पैटर्न टाइम कितना है, यानी एक क्रॉप हो सकती है 1 साल ले ले, एक क्रॉप हो सकता है 3 महीने के अंदर होती हो, और एक क्रॉप हो सकती है 4 से 5 या 6 महीने तक भी उसका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है। समझ गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पर, तो पहली बात है इंडिया के अंदर अगर हम बात करें ना तो 3 प्रकार से बांटा गया भाई, 3 टाइप्स, ठीक है। 3 पैटर्न हैं इंडिया के अंदर। पहला क्या है, एक तो है यहां पर रबी, ठीक है। रबी, रबी कब उगाई जाए, रबी की जो फसलें हैं वो कब होती हैं, वो होती हैं आपकी यानी कि विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है लगभग, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा, आगे वाली वीडियो में बताऊंगा रबी। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है हमारा रबी के बाद में क्या आएगा, खरीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और तीसरा क्या रहेगा, वो रहेगा जायद, जायद, जायद या जैद भी बोल देते हैं, वो अपना अपना तरीका होता है। तो रबी, खरीफ और जैद ये क्या है, पैटर्न है इंडिया के अंदर, ठीक है। ऐसे खेती होती है, जैसे कि एग्जांपल रबी के अंदर हम बोते हैं वीट, है ना, गेहूं है, मस्टर्ड है, बोते हैं ना, ओके। खरीफ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होती है इस टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, कॉटन है, बाजरा, ज्वार, ये वाली जो क्रॉप्स है वो इसके अंदर होंगी, ठीक है। कई बार आपसे एग्जांपल ही पूछेगा कि ये क्रॉप कौन सी है, तो वो पैटर्न पूछ लेगा आपसे और आप है ना वहां पर दिक्कत में आ जाओगे अगर आपको ये पता नहीं है। तो आगे वाली वीडियो में सारी बातें बताऊंगा एक एक पे, ठीक है। जैद क्या होता है, ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ना, जब रबी की जो क्रॉप्स हैं वो कट जाती हैं, यानी कि मार्च एंड में है ना लगभग रबी की क्रॉप्स है ना हार्वेस्ट हो जाती हैं, और जो टाइम बचता है इस सीजन तक आने के लिए, तो 2 से 3 महीने का टाइम बचता है, खाली रहती है जमीन। अब किसान खाली तो नहीं रहेगा भाई, कम से कम है ना, और अगर उसके पास पानी पूरी ठीक ठाक है तो वो बेल वाली सब्जियां लगा लेता है, और वो 2-3 महीने में प्रोडक्शन देना शुरू कर देती हैं। तो ये है इंडिया के पैटर्न। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।